सफल होते ही आश्चर्य से लेने लगते हैं लोग खबर। सफल होते ही आश्चर्य से लेने लगते हैं लोग खबर। तो रात भर पढ़ कर रात भर पढ़ कर सोते दिन दोपहर। कोई देखता नहीं है संघर्ष का सफर। वो कैसे हुआ सफल जुबां कहती है हर। वो कैसे हुआ सफल जुबां कहती है हर। कोई देखता नहीं है संघर्ष का सफर। कोई देखता नहीं है संघर्ष का सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल भोजपुरी पढ़ाई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क के बारे में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर डेली के व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क के बारे में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियोस कनिष्क के बारे में डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, तो आप उसे कृपया कर देख लें ताकि आपको वहां से कनिष्क के शुरुआती दौर का आपको पता चले कि कनिष्क आकर भारत में किन किन स्थानों पर आक्रमण किया और किन किन साम्राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्यों में मिलाया। तो तरह तरह की कई सारे प्रश्न भी वहां से आपको पता चल जाएंगे और वहां से आप कुछ जानकारियों को भी जान जाएंगे। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियो को जरूर देखें और पिछले वीडियो को देखने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप वहां से सीधे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कनिष्क वंश में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। तो कनिष्क वंश में हम लोगों ने शुरू के दौर में जाना था कि कनिष्क ने भारत में पूर्वोत्तर भारत में आकर आक्रमण किया था और पूर्वोत्तर भारत में पाटलिपुत्र पर आकर यहाँ के राजा को पराजित कर दिया था और पराजित करने के फलस्वरूप एक हर्जाने के रूप में बहुत बड़ी रकम की मांग भी की थी, लेकिन वहां पे इनको मिला नहीं। दोस्तों ये सब जितनी भी जानकारी मैं अभी बता रहा हूँ ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा इस चीज को। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ कनिष्क के बारे में, कुछ और भी रोचक तथ्य और कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं पूरे अंत तक तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। जिस तरह से मैंने बोर्ड पर दोस्तों लिख दिया है ठीक उसी ऑर्डर में आप भी प्रयास कीजिए कि हम याद रखें चीजों को, ताकि आपको ये होगा। दोस्तों मैं फर्स्टली तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जितना भी आप देख रहे हैं शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्या चीज है, किस तरह से लिखा गया है। न तो कोई सेंटेंस एक भी बना है, न कुछ केवल वर्ड लिखा गया है, सेंटेंस के रूप में कोई भी चीज नहीं लिखा गया इस बोर्ड पर। तो आपको समझने में काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर देखा जाए तो इस बोर्ड पर जितने भी शब्द लिखे गए हैं, अगर आप पहली बार इस कनिष्क वंश को देखते हैं या फिर इसके पहले भी कभी कनिष्क वंश को पढ़े हैं तो शायद कुछ कुछ जानकारी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं कि क्या चीज लिखा है। अगर आप बिल्कुल नहीं देखे हैं कनिष्क वंश को तो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या चीज है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बोर्ड पर जितने भी जानकारियां लिखी हुई है मेरे बिना अधूरा है। इसलिए दोस्तों चलिए मैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं और उसके बाद आपको ये करना है कि आप जिस प्रकार से मैं एक्सप्लेन करूंगा ठीक उसी प्रकार से वीडियो को देखने के पश्चात आपको भी करना है, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने चीजों को गेन किया। दोस्तों वीडियो 1000 देखने से कोई फायदे नहीं होते हैं। मैं तो यही बात कहता हूँ बार बार कि आप 1000 वीडियो को
एक बार मत देखिए, एक वीडियो को 1000 बार देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और आपको मैं जितना भी ये चीज मेरा जो तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप चाहे तो अपने आप को आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि आपने कितने चीजों को याद कर लिया और कितने चीज आपको बाकी है। चलिए दोस्तों, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। चलिए हम पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसका कि किस तरह से हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम कुषाण वंश में अगर बात करें तो दोस्तों कुषाण वंश को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे हम लोग पिछले वीडियो में बांटते आ रहे हैं, फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको ये पता चले कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये, अगर पहली बार देख रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, और नहीं और डेली के अगर व्यूअर हैं मेरे YouTube चैनल पर तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, कुषाण को 2 भागों में बांटकर पढ़ने का उद्देश्य हम लोगों का था, जिसमें कुजुल कड़फिसेस वंश को हम लोगों ने जान लिया था, और कनिष्क वंश में हम लोगों ने कुछ चीजों को जाना है कनिष्क के बारे में पिछले वीडियो में, और कुछ चीजें जो बाकी हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने तो कनिष्क का जो पूर्वोत्तर भारत में जो आक्रमण किया, विजय हुआ, और उनका जो साम्राज्य विस्तार था, इन चीजों को पिछले वीडियो में जाना था। आज की इस वीडियो में हम कुछ खास जानेंगे कि कनिष्क वंश के समय में, कनिष्क के समय में कैसे कैसे सिक्के प्रचलन में थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि कनिष्क के जो सिक्के थे दोस्तों, 3 प्रकार के कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें। कनिष्क के 3 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रथम सिक्का अगर बात करें सिक्के की, तो प्रथम सिक्के पर यूनानी देवता सूर्य चंद्रमा का चित्र मिलता है। क्या प्रथम सिक्का में अगर देखें तो यूनानी देवता सूर्य और चंद्रमा का चित्र मिलता है। वहीं द्वितीय सिक्का के बारे में बात करें तो द्वितीय सिक्का के रूप में ईरानी देवता और अग्नि के चित्र मिले हैं। कनिष्क के सिक्कों पर ईरानी देवता और अग्नि के चित्र मिले। तीसरे प्रकार के सिक्के को देखें तो तीसरे प्रकार के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध के चित्र मिले हैं। तो दोस्तों इस तरह से कनिष्क के जो सिक्के हुए, कनिष्क ने जो सिक्के अपने जारी किए अपने शासन काल के समय में, वहीं ये सिक्के जो है प्रथम सिक्कों में यूनानी देवता सूर्य और चंद्रमा का मिलता है। दूसरे सिक्के में अगर बात करें तो ईरानी देवता और अग्नि के चित्र मिलता है, और तीसरे सिक्के में बात करें तो बुद्ध के चित्र मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम बात करें तो बुद्ध के जो चित्र मिलते हैं, वैसे तो महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म से रिलेशन है उनका। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये कनिष्क जो था ना, ये भी बौद्ध धर्म का ही प्रबल समर्थक था। और वो भी दोस्तों आपको बता दें कि बौद्ध धर्म जो था ये 2 भागों में बढ़ चुका था। बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ चुका था। पहला जो था वो महायान था, और दूसरा जो था हीनयान था। तो महायान का ये प्रबल समर्थक था कौन? कनिष्क। कनिष्क जो था महायान का प्रबल समर्थक था। ठीक है दोस्तों, तो यही मैंने लिखा है महायान संप्रदाय, यानी महायान संप्रदाय का ये जो था प्रबल समर्थक था, जो बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं में से एक शाखा का नाम है महायान संप्रदाय, और दूसरी शाखा जो है वो आपका हीनयान संप्रदाय होता है। और देखें दोस्तों तो कनिष्क के ही शासनकाल में, कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी, आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं देखे हैं मेरा वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित, तो उस वीडियो को देखिए, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया है कि बौद्ध संगीतियां जो 4 हुई थी वो कौन कौन सी थी, कब हुई थी, इन तमाम चीजों पर हम लोगों ने बौद्ध धर्म में बात किया था। तो जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, वो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी, लेकिन अध्यक्षता थी वसुमित्र की। किसकी अध्यक्षता थी? वसुमित्र की अध्यक्षता थी, और उपाध्यक्षता जो थी वो अश्वघोष की थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करें कि अश्वघोष का जब नाम आता है तो अश्वघोष कौन था? दोस्तों अश्वघोष वही था जिसको कनिष्क जिसको कनिष्क ने पूर्वोत्तर भारत पाटलिपुत्र से जीत कर ले गया था। जब इसने पूर्वोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, तो उस वक्त हर्जाने के तौर पर इसने कुछ बड़ी सी रकम की मांग भी की थी, जिसमें यार बड़ी रकम तो नहीं दी गई, लेकिन एक बौद्ध विद्वान को दिया गया जिसका नाम था अश्वघोष, यानी अश्वघोष को ही कनिष्क को दिया गया, और एक विचित्र सा मुर्गा दिया गया, जिससे कनिष्क उतना ही में उसको संतुष्ट होना पड़ा। तो यही वो
अश्वघोष है जो इसका दरबारी कवि हुआ करता था। तो ये अश्वघोष कहाँ से, पाटलिपुत्र से जीतकर कनिष्क ले गया था। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आता है अश्वघोष, तो इनका दरबारी कवि था। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? अश्वघोष। इसके अतिरिक्त भी कई विद्वान थे, जैसे नागार्जुन का नाम आता है, वसुमित्र का नाम आता है, पार्श्व का नाम आता है, ये सब अन्य विद्वान का भी नाम आता है कनिष्क के शासनकाल के समय के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखें दोस्तों, तो इन सब की कुछ विद्वान जो कवि थे, इनके कुछ रचयिता, इनके कुछ रचना है, तो उनको उन चीज़ों को देख लें, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं कि बताइए कि अश्वघोष की रचना कौन सी है, निम्न में से अश्वघोष की रचना कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन जो होता है उसमें राइट आंसर होता है, आपको चूज करना होता है। तो देख लीजिए पहले, अश्वघोष की जो रचना है वो बुद्ध चरित है। ठीक है दोस्तों, अश्वघोष की जो रचना आती है वो बुद्ध चरित है, और वहीं नागार्जुन की जो रचना है वो माध्यमिक सूत्र है। कौन सी? माध्यमिक सूत्र। दोस्तों एक चीज और यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और इनके जो माध्यमिक सूत्र हैं, इनकी रचना में क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन के क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने सापेक्षता की सिद्धांत दी थी, सापेक्षता की सिद्धांत दी थी, इसलिए इसको नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और देख लें कि वसुमित्र की कौन सी रचना थी? वसुमित्र की जो रचना थी महाविभाष सूत्र थी, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश के नाम से जानी जाती है। बौद्ध धर्म के विश्वकोश के नाम से जानी जाती है। वसुमित्र की ये रचना है महाविभाष सूत्र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो चरक द्वारा रचित चरक संहिता, चरक संहिता है जो कि चरक द्वारा रचना की गई है। और चरक कौन था दोस्तों? तो चरक जो था ये कनिष्क वंश के समय में, कनिष्क के शासनकाल के समय का एक प्रमुख राजवैद्य था। ध्यान रखना है, कनिष्क के समय का प्रमुख राजवैद्य था कौन? और चरक था। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ ये आयुर्वेद का महापंडित भी हुआ करता था चरक। ठीक है दोस्तों, इसकी जो रचना है वो चरक संहिता है। ये प्रमुख राजवैद्य हुआ करता था कनिष्क के समय के। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क जो था कला का भी बहुत बड़ा संरक्षक भी था। आपको पता होना चाहिए कि जो कनिष्क था वो कला का बहुत बड़ा संरक्षक भी हुआ करता था, और जिसके वजह से जो गंधार शैली हमें मिलती है, गंधार शैली, कला शैली, मूर्ति कला या चित्रकला का जो ये शैली मिलती है हमें दोस्तों, ये इनके ही शासनकाल में ये गंधार शैली का विकास हुआ था। हालांकि इसके साथ साथ कई केंद्र भी हुआ करते थे मूर्तिकला और चित्रकला के, जो इस प्रकार हैं, जैसे कि गंधार शैली हुआ, अमरावती हुआ, गंधार हुआ, मथुरा, सारनाथ, ये सब कला के उसके समय के यानी कनिष्क के समय के कला के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। कौन कौन से? अमरावती, गंधार, मथुरा और सारनाथ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ तक देख लें कि कनिष्क तो सिरमुख नगर की एक अपनी व्यवस्था भी की थी। सिरमुख नगर को भी बसाया था इसने, और कनिष्कपुर को भी इसने बसाया था, जो कश्मीर में पड़ता है। और कश्मीर के दोस्तों यहाँ पे कनिष्कपुरम में एक शहर या नगर बसाया था, जिसका अब नाम कनिष्कपुर रखा गया है दोस्तों। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि 2 शहर का वो भी इसने बसाया था, जिसका नाम था सिरमुख नगर और कनिष्कपुर। कहीं कहीं कनिष्कपुरम भी मिलता है दोस्तों, तो इसे घबराना नहीं है। तो कनिष्कपुर किसके द्वारा बसाया गया? ऐसे इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, कनिष्कपुर किसके द्वारा बसाया गया? तो आपको उत्तर देना है कनिष्क के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ कनिष्क के ही और प्रमुख घटनाओं के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कनिष्क के और चीज बहुत सारे घटनाओं के बारे में, जिससे हमें बहुत सारे प्रश्न भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम प्रश्न क्रिएट करें तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रिएशन इसका करना, किस तरह से प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न इसमें कई तरह से
पूछा जा सकता है। जैसे कि पूछा जा सकता है आपको कि बताइए कि कनिष्क के सिक्के कितने प्रकार के मिले थे, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन इस तरह से प्रश्न में दे सकता है। हो सकता है कि पूछ सकता है कि कनिष्क किस वंश का कनिष्क के किस धर्म का प्रबल समर्थक था। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सी जानकारी में आपको अगर हम कहें तो कम से कम 20-25 प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, अगर इसको आप सही ढंग से समझ चुके होंगे तब। और देखा जाए तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने एक्सप्लेनेशन किया है ठीक उसी प्रकार से आपको भी करना है। आप प्रयास कीजिए, ये मेरा प्रयास था कि इस तरीके से हम पढ़ें। शायद आपके लिए भी ये उपयोगी साबित हो और आपके पढ़ने के स्टाइल में कुछ सा परिवर्तन सा आ जाए और शायद आपको याद करने में सुविधा भी हो और कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मेरा वीडियो ये बनाया हुआ सफल हो जाएगा, मैं ऐसा मानूंगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को आप एक बार जरूर एफर्ट कीजिएगा, एक बार जरूर प्रयास कीजिएगा। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन किया आप वीडियो को पॉज करके बार बार देख लीजिएगा, एक बार खूब बढ़िया से देख लीजिएगा वीडियो को, और फिर उसके बाद अपने आप स्वयं से ये अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा कि हमने कितना सीखा। जिन जिन वर्ड पर हम लोगों ने हाईलाइट करके पढ़ा उन चीजों पर क्या उसका अर्थ था। वैसे अब आपको पता चला होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब क्या हुआ। कनिष्क वंश में अगर बात करें और चीज पर, जैसे राजवैद्य, तो राजवैद्य कौन था इनके समय में। ठीक है दोस्तों, आयुर्वेद का महापंडित कौन था। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे दोस्तों इसमें से। इसलिए दोस्तों पढ़ने का एक शॉर्टकट तरीका है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।